हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल arbor@get सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है बिहार स्पेशल के लिए। आज के उसके टॉपिक के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में, और उसमें भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में तुर्क शासन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में तुर्क शासन। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तर और मध्य बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट राज्य के अधीन था, जबकि मध्य बिहार विभिन्न छोटे छोटे शासकों के अधीन था। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह सभी पृथक क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आ गए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर बिहार में करमनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किया। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का शासक इंद्रदुम्न पाल था। बख्तियार की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी, जो कि अभी बिहार शरीफ के नाम से जानी जाती है, की विजय थी, जो कि 1198 ईसा में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से लेकर 4 में नदिया यानी कि बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। उसे किसी विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि नदिया में तो लक्ष्मण सेन उससे भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी से पलायन कर गया। गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया और बंगाल के भी अधिकांश भाग उनके नियंत्रण में आ गए। बख्तियार ने इन क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती यानी लक्ष्मणवटी में बनाई। उसने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप में स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसकी मृत्युपरांत यह क्षेत्र संभवतः ऐबक द्वारा अधिकृत कर लिए गए, मगर बिहार पर नियंत्रण बनाए रखना दिल्ली के सुल्तानों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। बिहार के पूर्व में बंगाल का क्षेत्र था और भौगोलिक कारणों से बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां वस्तुतः एक जैसी थीं। दिल्ली से दूरी, आवागमन की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और स्थानीय सामंतों की महत्वाकांक्षा ये सब कुछ ऐसे कारण जिनके फलस्वरूप बंगाल में अलगाववादी भावना सबल रही और यह क्षेत्र पृथक होने के लिए प्रयासशील रहा। यह प्रयास सफल भी रहा और सल्तनत काल में बंगाल में स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कई बार हुआ। ऐसी परिस्थिति में बंगाल के शासक बिहार पर भी नियंत्रण के प्रयास करते रहे, क्योंकि पश्चिम में दिल्ली से किसी सेना के आक्रमण की संभावना से अपनी रक्षा के लिए वे बिहार के क्षेत्र को अग्रिम सुरक्षा रेखा के रूप में विकसित करना चाहते थे। अतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल यानी लखनौती के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन, तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के अभियान इस क्षेत्र में हुए। इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान था।
इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहे। बलबन ने पुनः इस क्षेत्र में अभियान किए जब उसने तुगरील के विद्रोह का दमन किया। इस काल में तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर ही स्थापित था। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। मुहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के प्रांतपति मक्ता मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान करके उसे पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया था। तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया है और उसे तुगलकपुर का नया नाम दे दिया गया। यहाँ से निर्गत मुहम्मद बिन तुगलक का सिक्का अब भी उपलब्ध है। उसी सुल्तान ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। समकालीन सूफी संत हजरत शरफुद्दीन या मनेरी के मलफूजात यानी उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। फिरोज शाह भी अपने बंगाल अभियान 1359 के क्रम में बिहार आया। उसकी सेना संभवतः झारखंड क्षेत्र से बंगाल की ओर और बढ़ी थी। सिरते फिरोजशाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। पटना और गया के क्षेत्र से उसके कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें अनुदान दिए जाने की भी चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह नामकरण बौद्ध विहारों पर आधारित था। बिहार का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक अन्य बौद्ध विहार भी इस क्षेत्र में थे। इसी कारण तुर्कों ने इस नगर अर्जे विहारों की भूमि कहा। इससे संबंध समस्त प्रशासनिक इकाई भी बिहार कहलाई। इस नाम का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना तबकाते नासिरी में मिलता है। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो सामान्यतः मलिक बया कहलाते हैं। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित इनका मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है, जिसका विशेष आकर्षण इसका शनक यानी कि कोनिकल गुंबद है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसे पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि हमें मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत बिहार में तुर्क शासन किस तरीके से स्थापित हुआ, कैसे कैसे इन लोगों ने शासन किया, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।